ओके, करें ना स्टार्ट? यस मैम। हाँ मैम, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो। ओके, तो सबको स्क्रीन वगैरह दिख रही होगी। अच्छा, तुम नोट्स वगैरह और क्या बोलते क्वेश्चंस तो देखते हो ना, दर्शन तो करते हो ना उसके Yes, क्वेश्चन और ma'am. नोट्स के? यस मैम। ठीक है बेटा। मैम मैं नोट्स भी बना रही हूँ, साथ के साथ आपके ही वाले ही बना रही हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, हाँ तो बच्चे जैसे हमने लेंथ नोट्स देख लिया था, आप एक काम करेंगे बच्चे, यहाँ पे मैंने अभी पहले वाले बैच का आज लेंथ नोट्स हुआ है खत्म, तो मैंने उनको ये बोला था कि मैंने वैसे कुछ यूज तो तुम्हें बता दिए थे, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब लेंथ नोट्स खत्म होता है ना, तो उसके पीछे एक आपको एनसीईआरटी में ही बोल रही हूँ पैराग्राफ मिलेगा, एक बार जस्ट उसको ना रीड कर लेना, हो सकता है कि आपको 2-3 एक्स्ट्रा यूजेस मिल जाए, तो हो सकता है वो पेपर में आ जाए, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो एक बार उसको जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे देखो, जो ये मैंने पायरोफोरिक एलोए बताया था ना, वो कुछ अलग से एलोए नहीं है बेटा, वो मिश मेटल में ही आता है पायरोफिलिक एलोए, ठीक है। तो इसको अलग से मत समझना, बेसिकली मैग्नीशियम बेस्ड एलोए होता है, ठीक है। तो इन दोनों में, गुड इवनिंग आशुतोष, ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि ये अलग से मैम ने बताया था, ये इसी का ही है, मिश मेटल का ही एलोए का नाम पायरोफोरिक एलोए है, जो कि मैग्नीशियम बेस्ड एलोए होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसे एलोए का नाम बताओ जो बुलेट्स और जो गन बुलेट्स है उसको बनाने में यूज होता है, और लाइटर फ्लिंट्स को, तो आप वहां पे अगर मिश मेटल हुआ ना ऑप्शन में, तो आप उसको मार्क करके आएंगे। अगर मान लो उसमें ऑप्शन में लिखा होगा पायरोफोरिक एलोए और मिश मेटल नहीं दे रखा, तो आप उसको टिक मार्क करके आएंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद यूजेस एक बार देख लेना, पैराग्राफ रीड कर लेना, या एक काम करना, रीड करते टाइम जस्ट उसको अंडरलाइन कर लेना। गुड इवनिंग कंचन, अंडरलाइन कर लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद हमें आज बात करनी है बच्चे एक्टिनोइड्स की। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट है, उनको स्टडी कर पाना डिफिकल्ट है, ठीक है। इसीलिए ना आप बहुत कम क्वेश्चंस देखोगे एक्टिनोइड से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, एक्टिनोइड से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे सारे। तो बच्चे एक्टिनोइड्स में ना मैंने आई थिंक आपको लास्ट टाइम पे ना इसकी वो बता दी थी ट्रिक की कैसे लर्न करना है, तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ। एक्टिनियम तो ऐसे याद रखोगे आप, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, खत्म, एक लाइन। फिर पुराने आम कम बिकेंगे, रुक जाओ। कॉफी ऐसे फरमाओ, रुक जाओ। मैडम नूडल्स ला रही है, नाश्ता ला रही है, तुम्हारी मर्जी, जैसे करना करो, वैसे आई थिंक नूडल्स ज्यादा सही रहेगा। मैडम नूडल्स ला रही है, ठीक है। तो बच्चे इनके सिंबल याद रखना, नाम नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, क्योंकि मुझे भी कुछ कुछ के नाम याद नहीं है, ठीक है। देखो, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, ठीक है, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, मतलब एक तरह से देख रहे हो उन पे नाम है, कंट्री पे नाम है, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, आइंस्टीनियम, ये उस पे हो गया साइंटिस्ट पे, फर्मीनियम, अब ये मेंडलीवियम जो हम पढ़ते हैं ना मेंडलीव टेबल, वो नोबिलिनियम, लोरेंशियम, ठीक है। तो नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा बेटा, लेकिन सिंबल इसके याद रखना, ठीक है। और जो यूरेनियम के बच्चे बाद वाले एक्टिनोइड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चे, बाद में शेयर कर देंगे शिवांश, ठीक है। जो भी पूछ रहा है बाद में शेयर हो जाएगा, अभी बेटा एक बार सीख लो जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जो बच्चे यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोल दो, ठीक है। जो यूरेनियम के बाद है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं, जिनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। गुड इवनिंग अनामिका, ठीक है। तो एक्टिनियम का बच्चे कहाँ से, वैसे तो अगर एक्टिनोइड्स की मैं बात करूं तो आइडली वो 90 से स्टार्ट हो रहे हैं, थोरियम से जो होते हैं लोरेंशियम तक, ये आपके एक्टिनोइड्स होते हैं, क्योंकि एक्टिनियम की प्रॉपर्टी इनके साथ मैच करती है, इनके जैसे होती है, इसलिए एक्टिनियम को इनके साथ पढ़ा जाता है। वैसे है तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, बताया था ना ये मैंने प्रीवियस क्लास में, याद है क्या, याद है क्या बेटा? यस मैम। सनम,
लैंथेनम और एक्टिनियम है तो डी ब्लॉक के, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से मैच नहीं करती, मिसमैच है। इस वजह से इनको अलग से पढ़ा जाता है, क्योंकि एक्टिनियम और जो आपके लैंथेनम है उनकी प्रॉपर्टीज इनसे ज्यादा मैच करती हैं। ठीक है, तो 89 से 103 इसका रहेगा एटॉमिक नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, एक सेकेंड पेन चेंज करते हो। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, लिख सकते हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, रेडोन से स्टार्ट करते हो। जैसे आप उसमें किससे करते थे बच्चे, जिनोन से करते थे, क्योंकि इसका 89 है, राइट, तो 86 तो ये हो जाएगा। इसमें 5F यूज होता है, 6D यूज होता है और 7S यूज होता है। 7S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जैसे उसमें 6S में सारे 2-2 होते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है 0 to 1, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 1 to 40, 1 to 40। यहाँ पे एक काम करो 0 to 2 लिखो। ठीक है, अच्छा मैं पहले ही बता रही हूँ एक्टिनोइड्स की जो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है, केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट है इसमें ना सॉरी, इसमें आपको अलग अलग इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी। तो आपको ना, वैसे तो एक्टिनोइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछी जाती है, लैंथेनोइड्स की पूछी जाती है। तो अगर किसी को याद नहीं हो रही है बार बार करने पे तो ज्यादा माइंड पे प्रेशर मत लाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे याद रखोगे। इनमें कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, इनमें कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो हम देखो डिस्कस करते हैं। पहला है बच्चे एक्टिनियम। ठीक है, एक्टिनियम है तो देखो एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 89 होता है। तो यानी कि रेडोन तो भरा जाएगा 86, यानी कि आपके कितने और इलेक्ट्रॉन बचे, 3 बचे। तो आपको पता है एक्टिनियम जो है वैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि 5s में तो आएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और 7s में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कितने और बच्चे 1, तो उसको 5d में कर देना। तो एक्टिनियम में तो आई थिंक कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चे थोरियम में, थोरियम वैसे तो बच्चे आपका एफ ब्लॉक में आता है, मतलब 5f में इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए थे, लेकिन इसमें क्या है ना, ये एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं पहले ही लिख रही हूँ बेटा, थोरियम वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें आना तो चाहिए था 5f में, आना तो चाहिए था 5f में, लेकिन इसमें क्या होता है, अच्छा मैंने 5d लिख देगा, सॉरी 6d। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है 5f में ना आके 6d में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोरियम का, कि इसमें 5f में ना आके किस में आता है बच्चे, 6d में आता है। ठीक है, अब फिलिंग करना स्टार्ट करो जैसे तुम करते हो। देखो पीए क्या है, पहलवान है ना, प्रोटेक्टियम। इसमें क्या है बच्चे, देखो 91 है, 86 रेडोन का हो गया, 2 किस में फिल होंगे, 88 हो जाएंगे। 7s में कितने बच्चे 88, 89, 90, 91, 3 और बचे। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, 5f में 2 जाएंगे और 6d में 1 जाएगा। तो ध्यान रखना 6d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 होगा, इसको चेंज कर लो, या तो 0 होगा 1 होगा, सिर्फ एक थोरियम को छोड़ के जिसमें 6d2 आ रहा है, बाकी सब में या तो 0 होगा या 1 होगा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चे, पीए में, प्रोटेक्टियम में डी में 1 फिल हुआ है, ऐसे बिल्कुल आगे फिल करते जाएंगे। 5f3 डी में 1, 5f4 डी में 1, फिर रुक जाओ, फिर एकदम से क्या आएगा, प्लूटोनियम आएगा। ध्यान से समझना, एकदम से प्लूटोनियम आएगा, और एकदम से प्लूटोनियम आएगा तो वहां पे आपको 6d वाला नहीं फिल करना है, आपको नेपट्टूनियम तक आके रुक जाना है बेटा। उसके बाद आपका प्लूटोनियम में डी वाले में नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन। आई नो कंफ्यूजिंग है लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है 5f6 है, फिर नीचे आएगा 5f7। ठीक है, फिर क्यूरियम में देखो क्या हुआ, 5f7 में आया, फिर 6d में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। क्यों हुआ ये आप रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि f ऑर्बिटल में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो ये बजाय कि अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करे, एक जो है 6d में फिल होता है, क्योंकि रीजन क्या है, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यूरियम। ठीक है, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपल है 9, 10, 11, 12, 13, 14, और फिर लोरेंशियम में भी क्या होगा, 14 फिल होने के बाद, क्योंकि 14 फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चे, 6d में जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, थोरियम से लेकर नेपट्टूनियम में डी में इलेक्ट्रॉन है, फिर प्लूटोनियम में नहीं है।
प्लूटोनियम में नहीं है, फिर बाकी जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे समझ समझ के करते हैं, वैसे तुम्हें करना है। ठीक है। उसके बाद बच्चे M+2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बच्चे, आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे। ठीक है, तो यानी कि 7s वाले आप निकाल देना और जो कॉन्फ़िगरेशन बची वो कर देना। उसके बाद बच्चे M3+ में कहां से निकालोगे, 2 यहां से और 1 अगर 60 में है तो वहां से निकालोगे, तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, एग्जाम में एक्टिनोइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है, बहुत कम चांसेस है आए। लेकिन अगर कम चांसेस है, मतलब 100 में से अगर मैं मानूं 10% भी चांस है आने के, तो फिर हमें आना चाहिए। इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ, वरना आपको डायरेक्ट बोल देती। ठीक है, तो अगर याद हो पा रही है तो प्लीज करो, नहीं हो पा रही है तो छोड़ दे। ठीक है, आई थिंक बस आपको दिक्कत होगी तो नेप्टूनियम तक दिक्कत होगी, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रिक, पहले तो ट्रिक करना लर्न, मैं बताती हूँ कैसे करना। पहले तो ट्रिक लिख लेना, सारे सिंबल लिख लेना। ठीक है, फिर उनके साथ उनके एटॉमिक नंबर लिख लेना, 89 से बच्चे 103, राइट। उसके बाद बच्चे क्या करोगे आप लोग, 7s में 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद लिख लो 5 और 60। आपको पता है मैम ने बताया था 60 में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 होगा, एक्सेप्ट थोरियम। ठीक है, एक्सेप्ट थोरियम। ठीक है, फिर उसके बाद मैम ने कहा था प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम में तो 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन जैसे ही प्लूटोनियम आ गया एकदम से, तो क्या होगा, 6D में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्यूरियम में क्यों आया 1 इलेक्ट्रॉन डी में, क्योंकि F7 में ऑलरेडी क्या है, हाफ फिल्ड है। ऐसे ही लोरेंशियम में क्यों आया बच्चे डी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 14 वाला फुल्ली फिल्ड है। आई होप समझ में आ गया होगा, बताओ। यस मैम। ओके, आप ये स्टार बना, मैंने क्या लिखा आशुतोष, एक्सेप्शन नहीं मिलेगा बेटा, इसका रीजन कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कहीं मिले तो इनफैक्ट मुझे भी बताना, मैं भी बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। ठीक है, अगर तुम्हें किसी को मिले तो बताना, लेकिन मुझे किसी बुक में नहीं मिला, इवन मेरे टीचर से भी नहीं मिला मुझे एक्सेप्ट, इसका रीजन इसलिए मैंने बोल दिया एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना। कॉम्प्लिकेटेड एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री। और आप एक ये भी पॉइंट लिखेंगे बच्चे, ऑल एक्टिनोइड्स आर, फिर बोल रही हूँ बच्चे कल टेस्ट दे देना, ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव। ये मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम भी बता दिया था कि जो एक्टिनोइड्स है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। क्यों, क्योंकि इनका हाफ लाइफ जो होता है बहुत कम होता है, लोरेंशियम का तो 3 मिनट तक होता है, 1 दिन से ज्यादा किसी का भी नहीं होता। इसी वजह से यही रीजन है एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री एक तो कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा बच्चे, जो आपके एक्टिनोइड्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्टिनोइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, एक्टिनोइड शो, लिख लो एक्टिनोइड्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके रीजन क्या है बच्चे, देखो इसका रीजन ये है कि जो आपका 5F 6D और जो 7S होता है ना, इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है, बेसिकली जो एनर्जी गैप होता है कम होता है एज कंपेयर टू 4F 5D और 6S में, जो हम लेंथेनॉइड्स में पढ़ते थे। ठीक है, तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या होता है बच्चे, इनके तीनों के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहला रीजन। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि जो 5F आपका ऑर्बिटल है मोर एक्सपेंड टूवर्ड्स एनवायरमेंट। ठीक है, टूवर्ड्स एनवायरमेंट। हालांकि 4F और 5F ऑर्बिटल का शेप सेम होता है, लेकिन 5F थोड़ा जो है, क्योंकि मैंने कहा था 4F अंदर की तरफ बरीड होता है, जबकि अगर मैं कंपेयर करूं 5F ऑर्बिटल को तो वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ एक्सपेंड होता है। ठीक है, टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से ये भी क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे बच्चे एक्टिनोइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, तो आप ये 2 रीजन लिख के आएंगे, चाहे वो आपके सीबीएसई में आए चाहे आपके कॉम्पिटिटिव में आए, तो ये 2 रीजन आपको डेफिनेटली लिखे मिलेंगे आपके ऑप्शन में, तो आप उसको टिक मार्क करके आएंगे। ठीक है, समझ में आया, बताओ आगे चलूं फिर। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो आप लिख सकते हो हेंस 5F electrons can participate
can participate in bonding to a far extent. ठीक है, ओके, एक ये चीज होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये पेपर में आया हुआ है, देखो ध्यान से, जो आपके यूरेनियम नेप्टूनियम और ये प्लूटोनियम है, सबसे ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है। आप चाहे तो स्टार बना के लिख देंगे कि नेप्टूनियम एंड प्लूटोनियम शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 7, और ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ है। बाकी इसमें भी सेम वही लिखेंगे आप कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई बात नहीं बच्चे मिशबा, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है आप देख पा रहे हैं कौन सी है, +3 है। लेंथेनॉइड्स में क्या था, लेंथेनॉइड्स में मैंने कहा था कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन +3 है, लेकिन उसके अलावा भी यूरोपियम या टर्बियम +2 दिखा रहे थे, सीरियम और टर्बियम +4 दिखा रहे थे, उससे ज्यादा आपको देखने को ये नहीं मिल रही थी। रीजन क्या था बच्चे, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल थी वो अंदर की तरफ धसी हुई थी। बट इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स जो है +3 तो है ही मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो स्टेबल ही रहेगी, लेकिन उसके अलावा भी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे 4 5 6 7। रीजन क्या है, क्योंकि जो 5f है वो अंदर की तरफ नहीं है, वो थोड़ा बाहर की तरफ ज्यादा एक्सटेंड है। और आप ये भी बोल सकते हो कि 5f 60 और 7s के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है, जिसकी वजह से ये तीनों ऑर्बिटल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है मैम। हाँ मैम। अब Yes, पूछा मैंने रीजन बता दिया, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा क्यों करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो नेप्टूनियम और जो प्लूटोनियम होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, स्टार बना के लिख लेना। बाकी सारे क्या करते हैं, +3 तो करते ही करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को इसको ध्यान रखने का अगर मैं तरीका बताऊं तो ऐसे कर सकते हो, 3 4 5 6 7 7, बस ऐसे ध्यान रखना। ऐसे आपको क्या लगेगा बच्चे, याद हो जाएगा बिल्कुल, जैसे नंबरिंग हम करते हैं 3 4 5 6 7 7, आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें 3 होती है, इसमें 4 होती है, इसमें 5 तक जाती है, इसमें 6, और नेप्टूनियम और प्लूटोनियम में 7 तक जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद उल्टा स्टार्ट कर देना, और फिर 3 3 3 3 वाली स्टेबल होती है। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 4 5 6 7 7, ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, याद रहेगा बच्चे? यस मैम। ओके, हाँ मैम। शाबाश। उसके बाद है बच्चे हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये तो सिंपल है, इसमें भी क्या होता है बच्चे, लेफ्ट टू राइट क्या होता है बच्चे, साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। आप खुद देखोगे कि इसमें बताने का कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, इसमें बताने का कुछ खास नहीं, ये सारी वही चीजें रिपीट हो रही है जो हमने कहा देखी थी, लेंथेनॉइड्स में देखी थी। अच्छा, मुझे जल्दी से कौन हैंड रेज करेगा, वो कौन बताएगा कि लेफ्ट टू राइट साइज क्यों डिक्रीज होता है बेटा, बताओ। और साम्या के अलावा और किसने किया हैंड रेज? अंकुश ने किया है। और बेटा तुम्हें पता है सबको, बताओ। बताओ बच्चा पार्टी, ऐसे मत करो बेटा। चलो सामने इशिका बताएगी, चलो बताओ इशिका। मैम क्योंकि उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। वेरी गुड। किसका बेटा? मैम 5f का। ठीक है, ओके, हाँ यही होगा रीजन। देखो वैसे तो अगर मैं नॉर्मल अगर इसका रीजन बताऊं तो आप ये बोलोगे लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो तुम हमेशा से बोलते हो, है ना, ये तो तुम हर क्वेश्चन में घुसा ही देते हो, और घुसाना भी चाहिए क्योंकि रीजन एक्चुअल में यही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल्स की तो क्या होता है उसमें, जैसे हमने देखा था 4f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। अरे ये क्या तुम्हारे बैच में आते मेरे को
क्या होने लगता था, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता था 4f ऑर्बिटल का, f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, ऐसे इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे भी f ऑर्बिटल है तो इसमें भी क्या होगा, लिख सकते हो। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल। ठीक है, वही सेम है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे हम, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, शाबाश, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आता, वो तो तुम्हें पता है, लेंथेनोइड में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगी और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होगा। मतलब बेसिकली जो रेडियाई है ना वो बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वाई एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, इसका आंसर मैं तुम्हें लिखवाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वाई एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज मोर देन द, पहले तुमसे पूछूंगी, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है लेंथेनोइड से। अब तुम मुझे थोड़ा रीजन क्या एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, ट्राई कर लो, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे एग्जैक्ट रीजन बताओ, कोशिश कर सकते हो कि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है लेंथेनोइड कंट्रैक्शन से। कोई रीजन बता पाएगा क्या? मैम क्योंकि बैलेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्टिनोइड में ज्यादा होती है। नहीं 5f में भी बेटा 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। निखिल इज सेइंग क्योंकि मैम ये ज्यादा डिफ्यूज होता है। ओके, कोई और? पुअर शील्डिंग ज्यादा होगी मैम, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। अच्छा, और कुछ कोई और देना चाहता है तो रीजन? लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ना वो अनामिका बच्चे वो इसमें नहीं आ सकता रीजन। चलो लिखो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ओके वो तो ठीक है, 5f का होगा। ठीक है, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, रीजन लिखो। आई थिंक एक स्टूडेंट, नहीं रेडियो एक्टिव वाला नहीं आएगा बच्चे। निखिल ने बिल्कुल सही बताया बच्चे, क्योंकि जो 5f ऑर्बिटल होते हैं ना वो ज्यादा डिफ्यूज होते हैं एनवायरनमेंट की तरफ से। ठीक है, और अगर ज्यादा डिफ्यूज होंगे तो बच्चे क्या होगा इससे, लिखो, मैं तुम्हें बोलती हूँ, लिखो बच्चे। द कंट्रैक्शन इज ग्रेटर, मैं लिखवा नहीं रही, मैं बोल रही हूँ, लिखो, द कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट in this series। दोनों रीजन ठीक है, पुअर शील्डिंग वाला भी और वो भी। द कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज, ये लिख लो, ये पूछा जाता है तुम्हारा। This is because 5f orbitals, this is because 5f orbitals extend in space, whereas 4f orbitals are buried deep inside the atom। लिख लिया, are buried deep inside the atom। लिख लिया सबने, लिख लिया? तो बिल्कुल सही बोला जिन्होंने ये वाला रीजन है, पुअर शील्डिंग वाला और डिफ्यूज होता है, तो यही इसका रीजन है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज्यादा साइज में डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि 4f तो अंदर की तरफ होता है, 5f थोड़ा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, 5f थोड़ा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा, एक बार एक ही लाइन में बोल रही हूँ। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज 5f orbitals extend in space whereas 4f orbitals are buried deep inside the atom। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने की नीड है, समझ में आ गया? आई क्या होगा? आई थिंक, बताओ मैम समझ में आ गया।
सिंपल है। यस मैम। ठीक है, बस यही रीजन आपको ध्यान रखना है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे एक छोटा सा लिख देती हूँ आंसर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन देख ली क्यों ज्यादा होती है, ये देख ली। उसके बाद हमें देखना है बच्चे, एक मिनट, इस पे मैं बाद में आऊंगी जब पूरा करवा दूंगी, एक सेकेंड रुको। ओके, यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स स्पेलिंग गलत होगी तो बच्चे ठीक कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे बच्चे यहाँ पे कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं ये भी कैसे होते हैं, सिल्वरी अपीयरेंस होता है इनका। ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा था ना सिल्वरी व्हाइट होते हैं, बिल्कुल ये भी वैसे ही होते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें लिखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी एक्टिनोइड्स की, बेटा बताओ, बोलो बोलो। 3 +3 हो गई। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप ये लिखो मोस्टली एक्टिनोइड आयंस आर कलर्ड जिस जो मैंने आपको उसमें बताया था ना लेंथेनोइड्स में, कि लेंथेनम के जो +3 वाले सॉरी जो लेंथेनम के +3 वाले हैं वो कलर्ड होते हैं, ऐसे ही बच्चे एक्टिनोइड्स के आयंस भी कलर्ड होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लेंथेनम वाले ज्यादा कलर्ड होते हैं एक्टिनोइड्स वाले, तो आप बोलोगे एक्टिनोइड्स जो है वो ज्यादा कलर्ड होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू आपके लेंथेनोइड्स। ठीक है, ओके, इसमें कलर किस वजह से आएगा बच्चे, लिखो कलर इज ड्यू टू, वो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा आशुतोष। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि एक्टिनोइड्स में ना बहुत कम ऐसे होंगे जिसमें फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड होंगे। ठीक है, और जबकि लेंथेनोइड्स में ज्यादा है। और कलर किसकी वजह से होगा बच्चे, ड्यू टू FF ट्रांजिशन की वजह से। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी उसमें बता दिया था, कलर इज ड्यू टू बच्चे FF ट्रांजिशन। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से कलरलेस होंगे तो लिख सकते हो बच्चे, जो एक्टिनियम +3 है उसमें 5F0 कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वो कलरलेस होता है। लिखो इन चीजों को, याद रहेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा बच्चे जो आपका यूरेनियम है +3 में, उसमें होते हैं 5F में 3 इलेक्ट्रॉन, ये होता है रेड कलर का। समझ में आ गया इसका रेड कलर क्यों है, बताओ बताओ बच्चे। इसमें क्या है, 5F में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका ब्लू कलर होता है। अरे बता दो क्यों है इसका, ट्रांजिशन। ओके। प्लूटोनियम है +3 में, उसका होता है 4F5। ठीक है, इसका कलर होता है वॉयलेट कलर। मैं फिर बोल रहा हूँ, याद नहीं रखना, सिर्फ ये देखो इनके कलर आ क्यों रहे हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन F ऑर्बिटल। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे तभी क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, इनविजिबल विजन। ठीक है, इसलिए आपको कलर दिखेगा। उसके अलावा बच्चे समेरियम का देखो, समेरियम का 5F7 होता है और ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। क्योंकि ये देखो इसके पीछे रीजन है इसका, क्योंकि जो 5F7 वाला कलरलेस क्यों होता है बच्चे, क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है, देख पा रहे हो, हाफ फील्ड होता है। ये ट्रांजिशन करना ही नहीं चाहता, ये अपनी स्टेबल फॉर्म में है, और ये जब ट्रांजिशन नहीं करेगा बच्चे तो ये कलरलेस होगा। तो ध्यान रखना 5F0 वाला और 5F7 वाला और 5F14 वाला ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे बच्चे, कलरलेस होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे थोरियम +3, ये भी क्या होता है, 5F0 होता है इसमें, तो ये भी क्या होगा बच्चे, कलरलेस होगा। ये क्या होगा, कलरलेस होगा, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, ओके। इसके बाद ना आपका एक होमवर्क है, मैंने आपको जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था कि सबका मैग्नेटिक मूवमेंट लिख के आना, वो क्या लिख के आए हो तुम लोग, बताओ। सबका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था लेंथेनोइड्स +3 वाले के केस में बेटा, जो मैंने तुम्हें बताया था,
बताओ बताओ, नहीं किया ना, बहुत बुरी बात है। अब एक और होमवर्क देख रही हूँ बेटा, एक और होमवर्क दे रही हूँ कि आप ये पता करके आएंगे जो गैडोलिनियम 3+ है वो क्या है, कलरलेस है या कलर्ड है, ये तुम्हारा होमवर्क है और मुझे बताओगे मंडे की क्लास में, ठीक है। गैडोलिनियम +3 कलरलेस है या कलर्ड है, ये तुम मुझे मंडे की क्लास में बताओगे, ठीक है जी। आगे चले, चलो। अरे मुझे एक और पेज चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद लिखो बच्चे, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। तो बच्चे जो 5F वाले होते हैं ना, जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं, लिखो एक्टिनोइड्स हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन लैंथेनोइड्स। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है बच्चे कि इनकी जो होती है लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है लैंथेनोइड से, कोई बता सकता है क्या, बताओ बताओ बताओ। मैं बताऊं क्या, क्योंकि बच्चे जब आप जैसे 4D से, क्योंकि जब आप लेंथेनम से एक्टिनेमम वाली सीरीज में आएंगे तो आप क्या बोलते हो कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो साइज इंक्रीज होता है, यही बोलते हो ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो इसमें क्या है 4F है, इसमें क्या है 5F है। तो बेसिकली क्या न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया, और मैंने ये कहा था ये तो न्यूक्लियस के थोड़ा मतलब पास होता है क्योंकि अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप लेंथेनॉइड से एक्टिनॉइड वाली सीरीज में जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा और जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चे, वो ज्यादा नहीं होगा, समझ रहे हो आप, ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है एक्टिनॉइड्स की जो, हाँ अंकुश, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्टिनॉइड्स की कम होती है। तो इसका रीजन भी लिख सकते हो बच्चे आप, बिकॉज लिखो, बिकॉज 5F इज लेस पेनिट्रेटिंग, ये वर्ड यूज कर सकते हो, पेनिट्रेटिंग देन 4F और वाइटल, ठीक है। ये आप ब्रैकेट में वो भी लिख सकते हो सेम जो मैंने बोला, इसका मतलब वही है कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो भैया नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, तो 5F जैसे शेल इंक्रीज होंगे तो बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियस और आपके उनके बीच में जो वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या बोल रहे हैं अंकुश जो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी आपको नहीं देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जबकि लेंथेनॉइड्स की एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड्स ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब आप इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी में ना सिर्फ इतना पॉइंट लिख के छोड़ दिया गया है, क्योंकि वही सेम चीज मैं बोल रही हूँ, एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये पूछूं कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, ये बताओगे क्या, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये बताओगे क्या, अरे बता दो, कोई नहीं बताएगा क्या, एक्टिनॉइड्स की करना आप दोबारा, केमिस्ट्री, हाँ हाँ बोलो अंकुश। मैम रिपीट करना एक बार। मैं पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ बेटा कि एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है, मतलब इसको पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ये एक यस मैम। पॉइंट हो गया कशिश, बिल्कुल ठीक है, कोई और पॉइंट, रेडियो एक्टिव वाला तो आप लिख सकते हो, हाँ सोनिया ने बोला बच्चे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शाबाश, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनकी केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बच्चे जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी उतना ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड आएगा हर चीज में पढ़ने में। तो जब आप इसका आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सपेरिमेंटल डाटा देखेंगे ना तो आप देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा इरेगुलर है उनकी जो वैल्यूज है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया। उसके बाद बच्चे क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन, अरे अपने आप को म्यूट करो बेटा, ठीक है। हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बच्चे मैं अभी लिखवा रही थी शिका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा हम सोचते हैं कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट या नहीं मतलब आएगा, एक्चुअल में उससे कुछ अलग आता है।
तो बच्चे मैंने आपको बोला कि एक्टिनोइड्स में भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन +3 होते हैं, तो जो इनकी प्रॉपर्टीज है वैसे लैंथेनोइड्स जैसी है, वो भी मैंने कहा था लैंथेनोइड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, तो ये दोनों चीजें सिमिलर है, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया कि दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये आपसे उसमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जनरली बच्चे लैंथेनोइड से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एक्टिनोइड से कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, क्योंकि जो एक्टिनोइड्स है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं इसमें, तो जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं ना तो एग्जामिनर क्या करता है, उनको ना ऐसे लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एक्टिनोइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लैंथेनोइड्स, तो ऐसे पॉइंट बन के आते हैं। तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है ना वो सारा आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि ये वाले पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से बच्चे क्वेश्चन उठा के आ सकता है, ठीक है, ओके। हाँ, एक और बोला, दे आर, एक और बोला तुमने पॉइंट, दे आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है बच्चे, क्योंकि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो, उसके बाद क्या लिख सकते हो, लिखो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, लिखो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। वो तो सिंपल सी बात है, अगर रेडियो एक्टिव है तो हाईली रिएक्टिव तो होंगे, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो इसकी बस यही है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ मैंने क्या क्या बताया। एक तो एक्टिनोइड सिल्वरी अपीयरेंस है, जैसे आपका भैया लैंथेनोइड्स में होता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लैंथेनोइड में +3 थी। इसमें भी एक्टिनोइड्स जो है कलर्ड है, उसमें भी कलर्ड है। कलर किसकी वजह से आता है, FF ट्रांजिशन की वजह से, जिसमें 5F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या 5F में 7 इलेक्ट्रॉन है, या 5F में 14 है, वो सारे कलरलेस होंगे, ठीक है, ट्रांजिशन नहीं होगी उसमें। और जब आप गैडोलिनियम को देखेंगे ना तो वो भी कलरलेस ही होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाफ फील्ड होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। फिर भी आप मेरे कहने पे सर्च करके आएंगे और मुझे इसका रीजन भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी एक्टिनोइड्स की जो होती है कम होती है, रीजन मैंने बता दिया। 4F जो होते हैं लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। थोरियम की हाफ लाइफ अगर आप पूछोगे, मैम कोई ऐसा मेटल नहीं है जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, मतलब जिसका जो लाइफ टाइम होता है वो ज्यादा होता है, तो थोरियम का होता है। होते तो सारे रेडियो एक्टिव है, एक टाइम पे तो सबका डीके होना है, लेकिन अगर आप बोलो तो थोरियम में क्या होता है, थोड़ा बाकी मेटल के कंपैरिजन में लाइफ टाइम ज्यादा होता है। पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। तो इसके अलावा बच्चे आपको कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ना एक टेबल बता रही हूँ, यहाँ टेबल ना बहुत बढ़िया, मतलब ना क्या होगा ना, एक तरह से समरी है लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स की जो मैंने आपको बताई है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 बाय 1 इसको देखते जाएंगे बच्चे, ठीक है। जो पॉइंट काम के होंगे हम सिर्फ वही देखेंगे, जो काम के नहीं होंगे उसको रीड करके छोड़ देंगे। तो आई होप तुम्हें सबको दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रहा तो तुम लोग जूम कर लो, स्क्रीन जूम कर लो, ठीक है। Yes, ma'am. वो बच्चे सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। Yes, ma'am, ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने क्या बताया था, लैंथेनोइड्स +3 है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, समरी है एक तरह से ये, ठीक है। तो लैंथेनोइड्स में मैंने कहा था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, उसके अलावा +2 और +4 भी अवेलेबल होती है। लेकिन भैया एक्टिनोइड्स में हमने क्या देखा, ये डिफरेंस है, ठीक है। +3, +4, +5, +6, +7 तक यहाँ पे शो होता है, पहली चीज, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी 4F की हायर होती है, इसकी कम होती है, क्यों, क्योंकि 4F क्या है, अंदर की तरफ बरीड है, जबकि 5F क्या है, ज्यादा डिफ्यूज है। क्लियर हो गए 2 पॉइंट। उसके अलावा बच्चे 4F इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, और इसमें क्या है, 5F इलेक्ट्रॉन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, सो मोर कंट्रैक्शन इन आयनिक रेडियाई, इसमें ज्यादा, सॉरी इसमें कम कंट्रैक्शन होती है लैंथेनोइड्स में, ठीक है। उसके बाद बच्चे आती है बात टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चे जो लैंथेनोइड्स है वो कॉम्प्लेक्सेस कम बनाते हैं। देखो जब भी तुम्हारे पास बात आ जाए ना कॉम्प्लेक्सेस की, जब भी बात आ जाए कॉम्प्लेक्सेस की, तो तुम वहां पे ये चीज देखना, जो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। तो एक्टिनोइड्स जो है कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लैंथेनोइड्स लेस बेसिक होते हैं और एक्टिनोइड रिलेटिवली मोर बेसिक होते हैं, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आओ रेडियो एक्टिव। देखो लैंथेनोइड में ना सिर्फ प्रोमीथियम ऐसा होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, एक बार
पता नहीं नीट में तो शायद नहीं आया हुआ, जेई में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि इस कौन सा ऐसा लेंथेनॉइड में है मेटल जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रोमोथियम होता है, जबकि एक्टिनॉइड्स में बच्चे सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें देखो मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, लेकिन इसमें क्या लार्ज नंबर ऑफ आयंस कलर्ड। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को पढ़ लेना। इसमें क्या है, दे आर पैरामैग्नेटिक lengthenoids and their magnetic properties can be identified easily, जो इशिका बता रही थी। एक्टिनोइड्स में क्या होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज में बहुत डिफरेंस आता है। उसके बाद बच्चे लेंथेनॉइड्स जो है ऑक्सो आयंस नहीं बनाते, जबकि एक्टिनोइड्स देखो बच्चे ऑक्सो आयंस बनाते हैं। UO2+ का ऑक्सो आयंस होता है, नेप्टूनियम का होता है, UO2 का होता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये क्या शो करते हैं बच्चे, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप कि ये सारे नो के नो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तुम्हें। बताओ, हो गए? यस मैम। यस मैम। ऑक्सीडेंस तभी बनाएंगे ना, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते तो भैया कंपाउंड भी बनाएंगे, जबकि लेंथेनॉइड्स में ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये होगा। तो एक तरह से समरी है, तो इसको तो जरूर पढ़ के जाना है तुम्हें, एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना है। अगर आप चाहते हो मैं इसको इरेज कर दूं तो मैं इरेज कर दूंगी, ताकि जब आप नोट्स में इसको देखो ना तो थोड़ा आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा बच्चे आपको ना कोई और चीज एक्टिनोइड्स में पढ़ने की, प्रोमोथियम बच्चे, प्रोमोथियम है, ये देखो ये रहा, PM प्रधानमंत्री से याद रखना इसको, PM रेडियो एक्टिव है, किसमें, लेंथेनॉइड्स में, जबकि एक्टिनॉइड्स में बच्चे सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा बच्चे आपको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सारा करा दिया। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे लेंथेनॉइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्टिनॉइड्स भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी मेन यही था, इसके अलावा आपको ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो हमारा बच्चे डी ब्लॉक खत्म हो गया, लेकिन अभी ना मुझे 2-4 चीजें और बतानी है, वो तुम ना नोट डाउन करना। अच्छा, ये रह गया एप्लीकेशंस ऑफ, ये रह गया बच्चे, सॉरी, एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये मैंने ना फोटो इसलिए लगा रखी है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। तो ये वैसे तो मैं तुम्हें घर के लिए दे देती करने के लिए, क्योंकि इसमें तो मैं भी सिर्फ ऐसे पढ़वाऊंगी और तुम्हें भी रट्टा ही मारना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये पिक्चर देख के क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर जाए चीजें। तो देखो बच्चे, आयरन और स्टील जो है कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। हाँ, लास्ट टॉपिक यही है बच्चे। टंगस्टन जो होता है बल्ब में यूज होता है, पता है ना, फिलामेंट की तरह। टाइटेनियम बच्चे एयरक्राफ्ट में यूज होता है। टाइटेनियम के ऑक्साइड्स देखो बच्चे पिगमेंट्स में यूज होता है। MnO2 बच्चे ड्राई बैटरी सेल में यूज होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तुम्हारे कॉइनेज मेटल्स हैं। V2O5 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में यूज होता है। आयरन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हैबर प्रोसेस में यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है कि जो AgBr है वो कहाँ यूज होता है, तो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज होता है। तो मैंने उसकी ये पिक्चर भी यहाँ पे दिखा दी। अब आप जब भी इसको रिवाइज करेंगे ना तो आपके ध्यान में रहेगा। तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड वाला भी आया हुआ है पेपर में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, एक टाइटेनियम वाला और एक AgBr वाला। ठीक है, इसके लिए बच्चे देख लेना चिलेट थेरेपी के लिए कौन सा यूज होगा। ठीक है, वैसे मुझे नहीं दिखा उसमें। ठीक है, जितना था मैंने सारा आपको बता दिया। ठीक है, अगर दिखे तो वो कर देना। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अभी ना कुछ मैं आपको बता रही थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे ऐसी थी ना, कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने उस दिन नहीं करवाई थी आपको, कल परसों में। नहीं, एक चिलेट थेरेपी होती है, उसमें कौन सा मेटल यूज होता है एक बार चेक कर लेना बच्चे, मेरे को भी याद नहीं है, क्योंकि ये भी मेरे को, ये वाली चीजें तो मेरे को भी याद नहीं होती, मुझे कंसेप्ट वाली चीजें याद होती है और तुम्हें भी वही होती है। तो एक बार गूगल से सर्च मार लेना चिलेट थेरेपी में कौन सा यूज होता है, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे, हाँ पूजा बच्चे, जो क्वेश्चन है मैं आपको उसमें अटैच करके देती हूँ बेटा फोल्डर में, अगर आपने कभी चेक किया उसको। ठीक है, एक बार विजिट कर लिया करो, एक दिन में एक बार विजिट कर लिया करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे कुछ सम इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है जो मुझे तुम्हें बतानी है, जो कि आया हुआ है पेपर में।
ठीक है, मैं नहीं चाहती कि डी और एफ ब्लॉक में हमने 5 दिन लगा दिए और आपका क्वेश्चन रह जाए पेपर Yes, में सोल्व ma'am. करना। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, लिखो, स्टार्ट करो, टाइम लगेगा 15-20 मिनट, तो लिखो। फर्स्ट है बच्चे, मैं साथ साथ करवा रही हूँ KMnO4 और K2Cr2O7 की। जब बच्चा पोटेशियम पर मैग्नेट को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं एसिड के साथ, तो आपको मिलता है Mn2O7 KHSO4 प्लस वाटर। और ये कैसा कंपाउंड होता है बच्चे? ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है। ये ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है और ये 2 बार आया हुआ है पेपर में, एक बार जेई में, एक बार नीट में, कि जब वो कहते हैं कि KMnO4 को जब हम एसिडिक मीडियम या H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एक ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलता है, तो उसका नाम बता दो। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें पता होगा भैया Mn2O7 ही ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है, तो तुम देखते ही उसको टिक मार्क कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट में भी है, वहां से देख लेना। ठीक है, अब रही बात इसकी बैलेंसिंग की, तो मैं बैलेंसिंग करवा देती हूँ, वैसे तुम खुद कर लेना। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। एक रिएक्शन ये थी जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताई थी। उसके बाद बच्चे एक रिएक्शन इसकी ये है कि जब आप पर मैग्नेट को SO2 के साथ रिएक्ट कराते हो इन एल्कलाइन मीडियम, तो आपको क्या मिलता है बच्चे? SO4 2 नेगेटिव सल्फेट मिलता है, H प्लस रिलीज होता है और Mn2 प्लस रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि SO2 से क्या मिलता है बच्चे? सल्फेट मिलता है। अगर आप रही इसकी बैलेंस की बात, तो बैलेंस कर सकते हो, इसके 2 मोल होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके 2 होते हैं, सल्फेट के होते हैं 5 और इसके होते हैं 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। SO2 की रिएक्शन रह गई थी बताना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। आपको ना रिएक्शन दे दी जाएगी, आपको बोलेंगे कि प्रोडक्ट में इतना बनता है, जैसे मान लो 5 मोल SO2 से बच्चे क्या मिल रहा है? 1 मोल ऑफ Mn2 प्लस मिल रहा है, यही मतलब है। तो वो पूछेंगे 1 मोल ऑफ SO2 से कितना मिलेगा। तो ये आपको बच्चे तभी पता चलेगा जब आपको पूरी रिएक्शन पता होगी कि भैया 5, जब आपने बैलेंस की तो 5 मोल इसमें यूज हो रहे हैं। जब 5 बच्चे 1 दे रहा है तो 1 कितना देगा? 1/5 देगा। ऐसे 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 3 टाइम्स, 2 बार जेई में, 1 बार नीट में। समझ रहे हो? ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे असाइनमेंट में। ठीक है, वो आप तभी कर पाओगे कि 1 मोल में कितना होगा, जब आपको पता हो कि रिएक्शन में कितने मोल से क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाएगा रिएक्शन में भैया इतने मोल से मुझे इतना मिल रहा है, तो 1 मोल के लिए निकाल लोगे। समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये वाला तो बहुत बार आया हुआ है कि अगर पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक कंडीशन के साथ आप ट्रीट कराओगे, एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कराओगे, तो आपको एक ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलेगा। उसका नाम क्या है? तो आप लिखेंगे Mn2O7। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक प्रॉपर्टी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो लिखो एसिडिक मीडियम में जब पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करेगा SO2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पे Cr2, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, क्रोमियम सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। हमें वाटर से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इससे लेना देना है। तो इसका कलर कैसा होता है ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट कलर से क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रीन कलर का मिलता है, ग्रीन कलर का मिलता है। ठीक है, ग्रीन कलर का मिलता है। अगर बैलेंस करनी है तो कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चे एक और रिएक्शन लिखो, जब क्या बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक कंडीशन में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको मिलता है बच्चे CrO5 और पानी मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका कलर लिखो, डीप ब्लू कलर आता है, डीप ब्लू कलर आता है। आपसे क्या बोलेंगे कि भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक कंडीशन में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, तो आप बताओ वो क्या है। या तो ऐसे पूछेंगे या ये पूछेंगे, जो डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स मिलता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये कंपाउंड बनाने आएगा। अब आप पता है कैसे निकालोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? x-10 = 0, x+10, और वहां पे कांटा लग जाएगा और ये आपको ए ऑप्शन ही मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसे लिख के कांटा लगा दो ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसके लिए आपको बच्चे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, पेरोक्साइड लिंकेज होती है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया होगा ये। ठीक है, अब निकालो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1 -1 -1 -1 -2, तो कितनी हो जाएगी इसके ऊपर?
+6 की, तो +10 नहीं आएगा, +6 आएगी, और डीप ब्लू कलर का ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसलिए मैंने कराई है आपको। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखो बच्चे। जब MnO4 नेगेटिव, जब आपका पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक कंडीशन में H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, Mn2+ मिलेगा, पानी मिलेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारी वही रिएक्शन है जो पेपर में आई हुई है, तभी मैंने कहा था उस टाइम पे, जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो मैं आपको करवा दूंगी लेक्चर में, क्योंकि जब मैं देख रही थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मुझे वहां पे ये वाली रिएक्शंस भी दिखी, तो मैंने क्या रिस्क नहीं लेना चाहिए, करवा देना चाहिए। पता चले इतना सारा कुछ पढ़ के यही आ गया तो गए नंबर। ठीक है, इसकी आप बच्चे बैलेंस कर सकते हो, इसको यहाँ पे 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8। ये बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं भी करी तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। बस ये याद रखना क्या मिला आपको, O2 रिलीज हो रही है यहाँ पे H2O2 के साथ। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। देखो खुद तो रिड्यूस हो गया +7 से +2 में, H2O2 को इसने ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर दिया बच्चे, O2 में चेंज कर दिया। एक ये वाली रिएक्शन ध्यान रखोगे। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक कंडीशन में H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपको डीप ब्लू कलर का मिलता है कॉम्प्लेक्स, वो क्या है आपका CrO5, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है, +10 नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक कंडीशन में SO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्रोमियम सल्फेट मिलता है। अगर आपको पेपर में ये भी लिखा हुआ मिले ना 2Cr3+, तो समझ जाना ये यही चीज है, इसमें काउंटर आयन नहीं दिखा रखा, सेम चीज है, वो ग्रीन कलर का मिलता है। ठीक है, ग्रीन कलर का। अगर MnO4 की आप कराते हो बच्चे, क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मीडियम में SO2 के साथ रिएक्शन, तो आपको SO2 से सल्फेट मिलता है। ठीक है, और अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट की H2SO4 के साथ यानी कि कोई भी एसिड के साथ कराते हो तो आपको एक ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलेगा। ये तो ऐसे नाम से ही आता है कि ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिला है, बताओ इसका नाम क्या होगा, कर लोगे, बताओ। अरे भाई पेज खत्म हो गए भाई, 1 मिनट रुको भाई, पेज लेने दो मेरे को। ओके, यहाँ पे देखो एक और चीज लिखो बच्चे, सोडियम डाइक्रोमेट, फिर आपको ना एक अच्छा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताऊंगी। सोडियम डाइक्रोमेट बच्चे ज्यादा सोलुबल होता है, मोर सोलुबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, लिखो इसको। तभी तो हम इसकी रिएक्शन KCl के साथ करा के K2Cr2O7 बना सकते हैं और इसके हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। वो इसलिए क्रिस्टल्स मिलते हैं बच्चे क्योंकि Na जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो ज्यादा सोलुबल होता है, तो हमें क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कम सोलुबल होता है एज कंपेयर टू सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, क्रिस्टलाइज। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक और पॉइंट लिखो कि जो मैंने आपको ये आई थिंक बता दिया था कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बच्चे वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है, बता दिया था क्या मैंने? हाँ मैम। ठीक है, यस मैम। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। पता है किसी को प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? लिख लो ब्रैकेट में, जिनकी हाई प्योरिटी होती है, हाई प्योरिटी एंड लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, लेस रिएक्टिविटी। और सेकेंडरी वाले कौन से होंगे? जिनकी प्योरिटी कम होंगे और जो केमिकली रिएक्टिव होते हैं। अगर मैं पूछूं NOH प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो आप बोलोगे NOH जो है आपका प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। क्यों प्राइमरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये मॉइस्चर में जैसे ही रखोगे ना इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और प्योरिटी कम है, इस वजह से ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ये आपके लैब में बताई जाएंगी, टीचर से पूछ लेना कि मैम प्राइमरी स्टैंडर्ड और वो क्या होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, इतना हो गया। पहले तो जल्दी बताओ इसमें कोई डाउट है, फिर मैं आपको एक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताती हूँ। नो मैम। नो मैम। क्रोमियम सल्फेट का स्ट्रक्चर बच्चे बना लो ना, कहाँ गया, कहाँ गया?
क्रोमियम सल्फेट का स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, इसको देखना पड़ेगा बेटा। एक मिनट, एक मिनट, मैं अगर बुक में है तो देख के बताती हूँ। बाकी और बताओ, कोई डाउट है तो। बच्चे इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सल्फेट बेसिकली क्या है, काउंटर आयन है, तो आपको कुछ नहीं करना। 4 सल्फेट बनाने हैं इस तरह से, ठीक है, और उसके उसके साथ लगा देना है Cr3+, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाओ और उसके साथ उसका काउंटर आयन दिखाओ, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको ऐसे लिखा हुआ मिले 2Cr3+, तो भी समझ जाना कि ये ग्रीन कलर का होगा, और क्रोमियम सल्फेट से आया तो भी आप समझ जाना कि ये ग्रीन कलर का है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना मेरे को एक आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताना था बच्चे। मैं बोलती हूँ, तुम लिखो, लिखो बच्चे। विच सोल्यूशन इज यूज्ड बाय पुलिस, ये ऐसे ही बता रही हूँ, पेपर में नहीं आएगा। विच सोल्यूशन इज यूज्ड, क्योंकि हमने भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन की है, तो देख लेते हैं इसका कहाँ पे डेली लाइफ में यूज होता है। दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट दैट पर्सन इज ड्रंक। मतलब अगर किसी पर्सन ने ड्रिंक की हुई है तो वो कैसे पता चलेगा कि उस बंदे ने ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी है। तो अपनी सिटीज में तो नहीं होता, लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं बाहर की, वहां पे ये चीजें होती हैं। तो अगर मान लो कोई बंदा ड्राइव कर रहा है ड्रिंक करके, और अगर भैया मान लो उसको पकड़ लिया पुलिस ने, तो भैया वो कैसे टेस्ट करते हैं जो पुलिस होती है कि इस बंदे ने अल्कोहल इनहेल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चे, वो यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई थिंक मैंने ना अपने एक उस पे भी लगाया था स्टोरी पे, तो ये बुक में भी है। यस मैम। पोटेशियम डाइक्रोमेट बच्चे आपको पता है रेड ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो जो पुलिस होती है ना, उसने टेस्ट ट्यूब में ये डाल रखा होता है K2Cr2O7, ठीक है, जो कि रेड ऑरेंज कलर का होता है। फिर अगर पर्सन ने ड्रिंक की हुई होती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, ड्रिंक की हुई है या नहीं की हुई, तो वो बोलते हैं एक बार ना इसमें ब्रीथ लो, ठीक है, ब्रीथ लो इस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर तो इसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, इसका ऑरेंज से कलर ग्रीन हो जाता है, तो इट मींस उस पर्सन ने क्या है, अल्कोहल ले रखी है, अल्कोहल ले रखी है, ठीक है। अगर ऑरेंज का कलर ऑरेंज एज इट इज रहता है, तो इट मींस उस बंदे ने ड्रिंक नहीं कर रखी है। रीजन क्या होता है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, खुद को तो रिड्यूस करता है, और जो आपका अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करा देता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अगर अल्कोहल इनहेल नहीं कर रखी है, नहीं ले रखी है, ठीक है, तो कलर ऑरेंज का ऑरेंज रहेगा। तो ये कहीं पेपर में नहीं आना, ये जस्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कहाँ होता है, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। यस मैम। एक बार मैं देख लेती हूँ Yes, कुछ और ma'am. है तो नहीं गया ना, क्योंकि मुझे ये हो रहा है। ओके, ठीक है। और वो ग्रीन कलर किसका होता है बच्चे, क्रोमियम सल्फेट का ही कलर होता है, ठीक है। ओके, चलो, तो बच्चे यही रहेगा हमारा डी और एफ ब्लॉक मेरी साइड से बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। आप एक काम करेंगे, जो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का असाइनमेंट अपलोड हुआ है आज, उसको एक बार चेक करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन तो कर लोगे, आई थिंक उसमें ना पता नहीं 60 या 50 क्वेश्चन है। हाँ हाँ, वही मैं बोल रही थी, उसको बोलेंगे ब्रीथ करने के लिए टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अगर उसने ड्रिंक कर रखी है तो वो कलर बच्चे ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, और वो ग्रीन कलर का क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। जो अभी हमने ये रिएक्शन देखी ना, ये वाली कहाँ गई, ये वाली, ठीक है। ओके, तो बच्चे आप जो केमिकल प्रॉपर्टीज का असाइनमेंट अपलोड हुआ है ना, आप उसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो आप मोस्टली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, लेकिन